हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्य जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, और इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसके पहले हमने भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक उसका प्रावधान है। इसके बाद हमने भाग 2 को पढ़ा। भाग 2 में क्या प्रावधान है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और आज हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में, जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। जो मूल अधिकार हैं, ये मूल क्यों है? तो ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास को जो है सुनिश्चित करते हैं। व्यक्ति का बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, उसका नैतिक, उसका आध्यात्मिक विकास प्रशस्त करते हैं। मूल अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हमें प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि राज्य मनमाने ढंग से कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हमारे मूल अधिकारों को न्यून या उसको कम करने का प्रयास करे। ये वाद योग्य भी हैं। इनके हनन पर हमें न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का जो समर्थन है वो नेहरू रिपोर्ट द्वारा किया गया था 1928 में। लेकिन अगर हम जाने कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में इस प्रावधान को कहाँ से अर्जित किया है, कहाँ से प्राप्त किया है, तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से लिया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से प्रभावित होकर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए से। ये बात याद रखना, ठीक है। प्रारंभ से मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब संख्या 6 हो गई है। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। इसको भाग 12 में रखा गया है अनुच्छेद 300 का के तहत। और अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो ये बन गया है विधिक या कानूनी अधिकार बन चुका है संपत्ति का अधिकार। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य के अंतर्गत क्या आता है? राज्य के अंतर्गत आती है भारत की संसद। राज्य के अंतर्गत आते हैं राज्य विधानमंडल। इसके अलावा सभी स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिकाएं हों, चाहे वो पंचायत हों, चाहे वो जिला बोर्ड सुधार हों, जिला बोर्ड हों या सुधार न्यास हों, ये सारे। इसके अलावा जो अन्य प्राधिकरण है, वैधानिक या गैर संवैधानिक जो प्राधिकरण है, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ये सभी जो हैं ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वो भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में आती है। तो ये हो गया राज्य। अनुच्छेद 13 में लिखा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यानी कि ऐसा कोई भी विधि या ऐसा कोई भी कानून जो कि मूल अधिकारों को कम या न्यून करने का प्रयास करे, वो विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। किसके द्वारा? तो न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को ही मूल अधिकारों का संरक्षक स्वीकार किया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार, जो कि पहला मूल अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका मतलब राज्य केवल इन आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं करेगा। अन्य आधारों पर वो कर सकता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 17। इसमें है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि राज्य जो है ये छुआछूत के अंत करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत।
अगला है दूसरा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, और अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता तथा कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आगे चलते हैं। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 तरह के अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो अभी कितने बचे हैं? तो अभी 6 अधिकार ही बचे हैं। किसमें? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 की बात करें, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में परिवर्तन भी किया गया है। इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 21 का के तहत। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कौन से बालकों का? 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक होंगे उनको कारखानों में या किसी भी संकटमय परिस्थिति में जो कार्य किया जाता है उनमें उनको नहीं लगाया जा सकता, जो बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम हो। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में लिखा है अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसी के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसमें है? अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में लिखा है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब है किसी भी धर्म के विकास या वृद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए, शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपनी मर्जी से वो दे सकता है, लेकिन राज्य इसके लिए किसी को भी बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 में क्या लिखा है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को मजबूरन, जबरदस्ती तरीके से किसी भी धर्म की या धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने को लेकर के उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये है अनुच्छेद 28। अगला है अनुच्छेद जो 29 और 30, ये 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में लिखा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और याद रखना, ये जो 29 और 30 ये दोनों ही अनुच्छेद, दोनों ही क्या, और भी लगभग 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनमें आते हैं एक तो अनुच्छेद 15 है, एक 16 है, एक 19 है, और 29 और 30। ठीक है, 29 और 30 ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला है अनुच्छेद 32। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को शक्ति दी गई है, जिसके तहत ये कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। ठीक है, तो
पहली रीट कौन सी है? पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कार्पस भी कहते हैं। ये किस व्यक्ति के संबंध में जारी की जाती है? तो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में इसको जारी किया जाता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया हो, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि गिरफ्तारी अवैध हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। इस तरह ये जो हैबियस कार्पस रिट है, ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। अगली जो रिट है उसका नाम है परमादेश यानी कि मैंडमस। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तब कौन सी रिट जारी की जाएगी न्यायालय द्वारा? तब जारी की जाएगी मैंडमस या परमादेश। अगली रिट है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन भी कहते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च अदालतों द्वारा उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। अगली रिट है सर्टियोरेडी, जिसे उत्प्रेषण रिट कहते हैं। जब कोई अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ये है उत्प्रेषण रिट। अगली रिट है अधिकार पृच्छा यानी कि क्यो वारंटो। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करता है। कौन सा? अधिकार परीक्षा। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किन आधारों पर? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो जो अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार, वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होते हैं? तो अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दोनों को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, 19 को अगर निलंबित करना हो, अनुच्छेद 19 को, तो उसके लिए पावर्स किस में है? 358 में। लेकिन अन्य मूल अधिकारों को 20 और 21 को छोड़कर अगर निलंबित करना हो तो राष्ट्रपति को पावर्स हैं अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। कब से नहीं निलंबित किया जा रहा है? 44वें संविधान संशोधन के पश्चात। कब हुआ था? 1978 में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों के संबंध में संविधान सभा में कहा था, ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। आई होप आपको मूल अधिकारों के संबंध में ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।